संगीत। आज मैं एक जापानी ड्रामा मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है द लेडी शोगुन एंड हर मैन। स्पॉयलर्स आगे हैं तो सावधान। फिल्म की कहानी एक काल्पनिक जापानी राजवंश शितोकु के दौर में सेट है। एक खतरनाक बीमारी जिसे लाल चेहरे वाली चेचक कहा जाता है पूरे देश में फैल जाती है। यह बीमारी सिर्फ मर्दों को होती है और जो इसकी चपेट में आते हैं उनमें से 10 में से 8 की मौत हो जाती है। वक्त के साथ मर्दों की आबादी डरावनी रफ्तार से घटने लगती है। प्लेग के खत्म होते होते मर्दों की आबादी औरतों की आबादी का सिर्फ 1/4 रह जाती है। इस वजह से समाज की ऊंच नीच की बनावट में एक बड़ा बदलाव आ जाता है। जो राजनीतिक और आर्थिक पद पहले पुरुषों के पास थे, अब वो महिलाओं ने ले लिए हैं। इसके अलावा परिवार की आमदनी का जिम्मा भी अब महिलाओं पर है। पुरुषों को अब नाजुक लग्जरी समझा जाता है जिन्हें बचाकर और पाल पोसकर रखने की जरूरत है। उनका बस एक ही काम है, माइनस सुंदर दिखना और उन औरतों को बीज बेचना जो बच्चे चाहती हैं। आदमी से शादी करना अब सबसे बड़ी लग्जरी बन गई है क्योंकि वे बहुत कम हैं। सिर्फ अमीरों की बेटियां ही शादी कर पाती हैं। कई लोग खुद का पेट पालने और पैसे कमाने के लिए वेश्यावृत्ति में चले जाते हैं। ऐसे ही एक समाज में मिजुनो नाम का एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। उनका एक 19 साल का बेटा है, उनोचिन। ज्यादातर मर्दों की तरह जो सिर्फ मेकअप और कपड़ों में दिलचस्पी रखते हैं, उनोचिन एक समुराई है। उसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की है और वह एक महान योद्धा है। हालांकि उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उनोचिन की मां ने उसे कभी भी वेश्यावृत्ति में जाने नहीं दिया। वो उसकी दिलदारी के लिए शुक्रगुजार है और उससे बेहद प्यार करता है। लेकिन कभी कभार वो उन बड़ी उम्र की औरतों के साथ रात गुजार देता है जो बच्चे के लिए बेहद बेचैन हैं। वो ऐसा उन लोगों की मदद के लिए करता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को लाल मुही चेचक के कारण खो दिया है। अपने दिल की दया से वो उनका पैसा लेने से भी इनकार कर देता है। मिजुनो के घर में हमेशा औरतें आती रहती हैं जो उनोचिन से शादी का प्रस्ताव लेकर आती हैं। वो सिर्फ एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत और दिल का बहुत अच्छा भी है। लेकिन वो हर किसी के प्रस्ताव को ठुकरा देता है क्योंकि वो जानता है कि वे सिर्फ उसकी खूबसूरती के पीछे हैं। उनोचिन को भी अपनी बचपन की दोस्त से प्यार है। वे हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन कभी भी इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि वह एक अमीर घराने से है। सामाजिक अंतर और आर्थिक असमानता की वजह से वह उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है लेकिन ये कभी काम नहीं आती। जब उसके परिवार की आर्थिक हालत और खराब हो जाती है तो वो उकू में शामिल होने का फैसला करता है, एक ऐसा महल जहां रानी के प्रेमी रहते हैं। वो एक दिन रानी का ध्यान खींचने के लिए खूबसूरती से रहने की ट्रेनिंग लेते हैं। उन्हें लेडी शोगुन भी कहा जाता है। उकू के सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिए अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। अगर रानी उन्हें पसंद करती है तो उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि 3000 आदमी मुकाबला कर रहे हैं। जैसे कि औरतों की पारंपरिक छवि होती है, आदमी नाटकीय होते हैं, हमेशा चीजों के लिए लड़ते रहते हैं। वो उसे अपनी उकू में शामिल होने की योजना के बारे में बताता है। मजाक में वो उसे दोबारा सोचने के लिए कहती है लेकिन वो पहले ही अपना फैसला कर चुका होता है। उसके होठों पर एक विदाई चुंबन के साथ वो चला जाता है। अगला सीन, वो उकू में शामिल होता है। अपने पहले दिन एक गाइड उसे घुमाता है। उसे पता चलता है कि वो सबसे निचले रैंक में है जिसकी जिम्मेदारी है ऊंचे रैंक वालों के बाद सफाई करना। अगर उसका काम संतोषजनक रहा तो उसकी प्रमोशन हो सकती है। मौजूदा लेडी शोगुन एक बच्ची है, इसलिए उसका ध्यान पाने के लिए मर्दों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ओरिएंटेशन के दौरान गाइड और उसकी मुलाकात सबसे ताकतवर मेंबर फूजिनामी से होती है। सिर्फ एक ही टॉप रैंक पा सकता है और वो उसके पास है। ओरिएंटेशन के बाद उसे उकू के अंदरूनी कामकाज के बारे में गुप्त रहने की शपथ दिलाई जाती है। नए लोगों को हैस करना मेंबर्स के लिए एक रिवाज है। लोग उसके बाल और कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं लेकिन वो अपने सामुराई हेयरकट के महत्व को समझाकर खुद का बचाव करता है। काम पर उसे दूसरों से ज्यादा काम दिया जाता है लेकिन वो अपने परिवार के लिए कमाने की मेहनत का आदी है। वो एक शांत बच्चे से दोस्ती करने में भी कामयाब हो जाता है जिससे उसे दोस्ती करनी पड़ती है। आदमी के साथ काम करने से पता चलता है कि टैंक में गोल्डफिश के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए क्योंकि वे उकू जानवरों से निचले दर्जे के हैं। धौंसी ओशन को धक्का देते हैं जब वो खाना ले जा रहा होता है जिसकी वजह से उसे पहले 2 दिन भूखा रहना पड़ता है। एक रात 3 उच्च पदस्थ आदमी उसे सोते में ही पकड़ लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उद्धरण उनोशन अपने समुराई कौशल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कुशलता से हरा देता है और भगा देता है। अगले दिन वह एक काम दोस्त को ये सब बताता है और पता चलता है कि उकू में पुरुषों का एक दूसरे के साथ यौन संबंध रखना आम बात है क्योंकि उनका शोगुन सिर्फ 7 साल का है और वहां औरतों का प्रवेश वर्जित है।
वे अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उद्धरण कुछ तो अपने ऊंचे अधिकारियों से रिश्तों का फायदा उठाकर प्रमोशन पा लेते हैं। उनोसीन इस खुलासे से हैरान है, क्योंकि महिलाएं तो महल के बाहर किसी पुरुष शूटर को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, जबकि यहाँ पुरुष एक दूसरे पर अपना वीर्य बर्बाद करते हैं। वो सोचता है कि उकू की पूरी अवधारणा अनावश्यक है, लेकिन जानता है कि सिस्टम पर उसकी राय कोई मायने नहीं रखती। उस दोपहर उनोशन ने देखा कि पड़ोस के डोजो में कुछ लड़के लड़ रहे हैं। वो अपनी झाड़ू से अपने मूव्स प्रैक्टिस करने लगा और सबसे ऊंचे दर्जे वाले आदमी फुजिनामी ने उसे देख लिया। फुजिनामी ने उनोशन की तकनीक की तारीफ की और उसे डोजो में दूसरों के साथ जुड़ने के लिए कहा, हालांकि उसकी हैसियत के लोगों को आमतौर पर अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। फुजिनामी ने उसके लिए एक अपवाद बना दिया। उससे डोजो के सबसे हुनरमार फाइटर त्सुरुओका से लड़ने को कहा जाता है। बाकी लोग इस फैसले पर हंसते हैं, ये सोचकर कि उनोशन त्सुरुओका जैसे हुनरमार से कभी नहीं जीत सकता। हालांकि वे हैरान रह जाते हैं जब वो अपनी काबिलियत साबित करने में ज्यादा समय नहीं लेता। एक बार जब त्सुरुओका हार जाता है तो वो अपना अहंकार दिखाता है और उनोसीन को बेकार प्रतिभा वाला कहकर नीचा दिखाता है, क्योंकि उसके हिसाब से मर्दों के लिए सिर्फ सुंदर दिखना और अच्छे तरीके से पेश आना ही मायने रखता है। रात को सोने से पहले उनोसीन अपने साथी को बताता है कि उसे इस जगह के ऊपरी दिखावटी मूल्य पसंद नहीं है। इस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि कैसे वो उकू के बाहर एक पैसा नहीं रखता था। उस समय वो शादीशुदा था, बांझपन की वजह से तलाक का सामना कर रहा था। Even after many years, Uku remains her only safe haven. Unocean works hard during the day. At night, she endures exploitation. This illustrates the hardships of her life. It also reflects the struggles of men born into poverty. However, she found a supportive family. This family compelled her to reconsider her perspective. उद्धरण चिन्ह। अगले दिन उनोशन की हिम्मत की कहानियां उकू में गूंजती हैं। कई युवा लड़कों को प्रेरित करती हैं उसे ढूंढने के लिए, उसकी शक्ल को रात होते ही सराहते हुए। त्सुरुओका ने उनोचिन को ललकारा, अपनी इज्जत वापस लेने की चुनौती देते हुए। मजबूरी में उनोचिन ने कर्तव्य के तहत चुनौती स्वीकार की। द्वंद्व शुरू हुआ और त्सुरुओका फिर से हार गया। इस अपमान ने उसे एक अकल्पनीय कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। हार के बाद जब वो जमीन पर पड़ा था, उनोशन ने उस पर दया दिखाई, उसकी पीड़ा को खत्म कर दिया। अगले दिन रात की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर उसने त्सुरुओका से किसी भी तरह की मुलाकात से इनकार कर दिया। संतुष्ट होकर अधिकारी ने उसे छोड़ दिया। उस दिन 7 साल की लेडी शोगुन बीमारी से हार गई, जिससे एक नया बड़ा शोगुन आया, एक अनुशासित नेता जो समाज के बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध था, पिछले नेताओं के विपरीत जो कम से कम मेहनत करना पसंद करते थे। उसके उद्घाटन के दिन उसने एक सलाहकार को बर्खास्त कर दिया, जिसने फिजूल खर्ची के कपड़े पहनने का सुझाव दिया था, आर्थिक मंदी के बीच ऐश्वर्य को ठुकराते हुए। वो महल के स्टाफ से शालीनता की मांग करती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था डगमगाती है, सभी को लो प्रोफाइल में रहने को कहा जाता है। बाद में वो शहर में निकलती है, भेष बदलकर आम जिंदगी की कठोर हकीकत देखती है। मर्दों को वेश्यालयों में गुलाम बनाकर रखा गया है, माल की तरह व्यवहार किया जाता है, जो पूरे दिन मेहनत करते हैं सिर्फ एक रोटी के लिए। उद्धरण। रात में वो एक भागते हुए बच्चे से मिलती है, जिसके शरीर पर अत्याचार के निशान हैं। वो उसकी मदद करती है, एक उदार उपहार से, इस बात से अनजान कि ये कितनी मुसीबत ला सकता है। उकू में उसकी मौजूदगी खुशी फैलाती है, लेकिन वो दया का ये काम शायद बच्चे की किस्मत पर मुहर लगा दे। उसके आने से उम्मीद जगती है। जैसे ही मर्द तैयारी शुरू करते हैं, सिर्फ बड़े घराने के मर्द ही उसकी नजर पाने की उम्मीद करते हैं। उन्हें लेडी शोगुन के सामने पेश किया जाता है, जिससे उनोचिन को उससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती, जब तक कि फुजिनाम उसे आगे नहीं बढ़ाता। अगले दिन से वो उस कपड़े को तैयार करना शुरू कर देता है जो उसे पहली बार देखने पर पहनना है। Sentences. Most people choose flashy clothes and colorful designs. In stark contrast, Onochin selects a simple black garment. This attire features a minimal design. A skilled tailor named Sakua created it. Sakua's excellent craftsmanship on the garment greatly impressed Onochin. Onochin now wishes to reward the tailor for his work. Uddharan चिन्ह अल्पविराम. However, Onochin has nothing valuable to give as a gift. Closing square bracket. Closing curly bracket dot. इसलिए उनोचिन उसके होठों पर एक चुंबन लगाता है, जो उसकी कृतज्ञता का प्रतीक है। वक्त के साथ दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं, साथ में कई प्यारे पल बिताते हैं। समारोह के दिन हर कोई उसके अलहदा चुनाव पर हंसता है। उसे लेडी शोगुन के सामने सिर झुकाकर रखने को कहा जाता है। अगर वो तुम्हारा नाम पूछती है, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें दूल्हे के रूप में चुन लिया है। समारोह शुरू होता है और लेडी शोगु सिंहासन तक जाते हुए ठोकर खाती है।
आदमियों में से कोई खिसियाता है जो उसका ध्यान खींचता है। जब पूछा गया कि ये कौन है तो ओनोचिन आगे बढ़ता है। उसके चेहरे और साधारण कपड़ों को देखकर लर्ड शोगुन उसका नाम पूछता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें साथ में रात बितानी होती है। अगले दिन ओनोचिन को बताया जाता है कि चूंकि लर्ड शोगुन एक कुंवारी है, उसकी कुंवारी लेने वाला एक विशेष व्यक्ति माना जाएगा, लेकिन चूंकि ये काम सबसे बड़ा अपराध भी है, उसे सुबह फांसी दी जाएगी। ओनोचिन हैरान होता है, लेकिन सजा को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर एक बड़ी रकम भेजी जाएगी, तो उसे शिकायत करने को कुछ नहीं है। इसी बीच लर्ड शोगुन को इस नियम के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में उसे अब तक कोई जानकारी नहीं थी। बस एक दिन में ही उसे ओनोचिन से लगाव हो गया था और उसके मारे जाने का ख्याल उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं फुजिनामी को टीचर के साथ बोर्ड गेम खेलते हुए बातें करते। पता चला कि उन्होंने ओनोचिन को एक खतरे के तौर पर देखा और जानबूझकर लेडी शोगु के सामने पेश किया ताकि उसकी मौत के बाद उसे खत्म कर दिया जाए। एक शिक्षक लेडी शोगुन को अपने प्यार में फंसाने और अगले शोगुन के पिता बनने की योजना बना रहा है। अंतरंगता कक्ष में प्रवेश करने से पहले ओनोचिन के दिमाग में बस उसका बचपन का प्यार ओनोबु ही चल रहा है। वो कल्पना करता है कि वो उसे अपने फीलिंग्स कबूल करे और इस बात से बेहद दुखी होता है कि वे कभी साथ नहीं हो सकते। उसके बाद उसे मेकअप और परफ्यूम के साथ तैयार किया जाता है और आखिरकार वो लेडी से उसके कमरे में मिलता है। वो उसका पूरा नाम पूछकर बातचीत शुरू करती है और बताती है कि उसका दिया गया नाम नोबू है, जो ओनोबु से बहुत मिलता जुलता लगता है। ओनोचिन अपने प्रेमी के नाम का जिक्र होते ही भावुक हो ही जाता है। आंसू भरी आंखों से वो रात भर उस महिला को उसके नाम से पुकारने की इजाजत मांगता है। ओनोचिन को इस बात का एहसास है कि वो कम से कम अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी ऐसे के साथ बिता पा रहा है जिसका नाम उसके प्रेमी जैसा है। उसके बाद दोनों जोश और दुख की एक रात बिताते हैं। अगली सुबह ओनोचिन जागता है और उसे बताया जाता है कि उसने अपना काम अच्छे से किया। फिर उसे अधिकारियों के सामने घुटने टेकने को कहा जाता है और एक कटाना से उसकी गर्दन पर वार करके उसे मार दिया जाता है। हम उसके दोस्त और साकिवा को उसकी मौत पर रोते हुए देखते हैं। उसके परिवार को पैसे और संवेदना पत्र मिलता है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि वो एक बीमारी से मरा। दृश्य कुछ महीनों बाद बदल जाता है। ओनोबु ने अपने एकमात्र प्यार को नहीं भुलाया है। वो हर दिन उसकी याद में रोती है और अक्सर उसकी कब्र पर जाती है। एक ऐसे ही दौरे पर वो हैरान रह जाती है क्योंकि ओनोचिन उसके सामने खड़ा है, जिंदा और तंदुरुस्त। वो बताता है कि लेडी शोगुन ने उस दिन उसकी जान बख्श दी थी जब उसे फांसी दी जानी थी। उसने किसकी जगह किसी और को मार डाला। वो कभी भी महल के क्रूर तरीकों का समर्थन नहीं करती थी और उसने चुपके से एक आदमी को उसकी मदद के लिए भेजा, ऐसा दिखाकर कि फांसी सफल हो गई। ओनोबु उसे गले लगाती है, ये वादा करते हुए कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि लेडी शोगुन उकू के सभी मर्दों को बाहर जाकर अपनी जिंदगी आजादी से जीने का आदेश देती है। वह उन्हें उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए शुरुआती पैसे भी देती है। उनका जाना ज्यादा बच्चे पैदा होने और राजकोष पर कम बोझ को सुनिश्चित करेगा।